हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल मनमोहन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी 9 मई 2021 से रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईएएस प्री मेन, बैंक क्लर्क, सीटेट लेवल फर्स्ट, सीटेट लेवल सेकंड, एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, नीट हिंदी इंग्लिश, जेई मेन एडवांस, स्टेट एग्जाम तथा रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप तथा सभी वनडे एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए आप वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर। हाल ही में यूनेस्को की ओर का वर्ल्ड जियो पार्क अनुसार विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कौन सा है? तो यदि हम बात करें हाल ही में यूनेस्को की एक ओरका वर्ल्ड जियोग्राफी पार्क के अनुसार विश्व का सबसे लंबा पुल जो बनाया गया है वह है ओरका ब्रिज, यानी ओकरा ब्रिज, जो कि स्थित है वह पुर्तगाल में स्थित है और यह विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह कुल 1700 फुट लंबा है, जो कि पैदल दूरी तय करता है। इसके साथ ही केवल निलंबित एक मेंटल वॉकवे भी है। लगभग 175 मीटर की यह वॉकवे है और यानी कि हम फुट में बात करें तो यह 574 फुट की हो जाएगी। एक झरने से पायवा नदी के ऊपर यह बहता है, तो यह पुर्तगाल की पायवा नदी के ऊपर बहता है या पायवा नदी के ऊपर है। पुल बी आकार के कंक्रीट टावरों के बीच फंसे स्टील केबल्स पर लटका हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आइए आपको दिखा देता हूं। तो इसका आंसर तो राइट हो जाएगा पुर्तगाल। इसे याद रखिएगा, पुर्तगाल में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल बनाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं इस पुल को। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है ये पुल और यह दो कंक्रीटों के खंभों के बीच लटका हुआ पुल है और इसके नीचे से पायवा नदी बह रही है। पुर्तगाल की पायवा नदी इसके नीचे से बह रही है। पुल बी आकार के कंक्रीट के टावरों के बीच में बना हुआ है। यदि हम बात करें इसे पुर्तगाली स्टूडियो इटकॉन या किसे, तो इटकॉम्स यहाँ की एक कंपनी है। इटकॉन्स कंपनी के द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। इसका निर्माण कॉन्ट्रियल द्वारा किया गया है और इसकी खर्चा जो लगभग आया है वह 2.8 मिलियन तक आया है। यानी कि यदि हम बात करें कि 2.8 मिलियन डॉलर इसमें खर्चा आया है, यानी कि लगभग 2.3 यूरो आया है। 2.3 मिलियन यूरो का खर्चा यहाँ पर आया है। यदि हम बात करें पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं, जैसा कि मैंने आपको हाल ही में बताया था कि यहाँ के मार्सेलो डी रोवेला सोसा यहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। वहीं पर पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। लिस्बन यहाँ की राजधानी है। और यदि हम बात करें पुर्तगाल की मुद्रा, तो पुर्तगाल की मुद्रा है यूरो। यूरो यहाँ की मुद्रा है। तो ये आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके लिए बन सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। हाल ही में महात्मा गांधी के पूर्व निजी महासचिव का निधन हुआ है। तो यदि हम बात करें कि महात्मा गांधी जी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम जी का हाल ही में निधन हो गया है। वह 1943 से 1948 के तक गांधी जी के मुख्य सचिव के रूप में या निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों एवं एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं उनसे जुड़े अन्य साहित्य को भी संरक्षित कर रहे थे। वह बंगाली, गुजराती और हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में काफ़ी कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ जुड़े थे। आइए दिखाते हैं आपको वी कल्याणम जी, जो कि गांधी जी के पूर्व निजी महासचिव थे।
और इन्होंने उनके सभी पत्र पत्रिकाओं को संभालने का काम किया था। तो जैसा कि आप फोटो में पीछे देख सकते हैं, ये पीछे खड़े हैं, यही हैं वी कल्याणम। ये पीछे खड़े हुए आपको दिख रहे हैं, ये हैं वी कल्याणम जी। और यदि हम इन्हें रियल फोटो में, वर्तमान फोटो में देखें तो कुछ इस प्रकार के दिखने वाले थे वी कल्याणम, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। बात करते हैं हम कुछ प्रमुख निधनों के बारे में जो हाल ही में मई में घटित हुए हैं। यदि हम बात करें इस क्रम में, तो सर्वप्रथम पूर्व महान्यायवादी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह थे सोली सोरावजी। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली कक्षाओं में भी, तो सोली सोरावजी भारत के पूर्व महान्यायवादी रह चुके थे और यह 2 बार भारत के पूर्व न्यायाधीश महावादी के रूप में कार्यरत थे। इसी के साथ आपको याद है 30 अप्रैल 2021 को हाल ही में प्रसिद्ध टीवी एंकर रोहित सरदाना जी का भी निधन हो गया था हार्ट अटैक के कारण 42 वर्ष की उम्र में। यदि हम बात करें कि हाल ही में जगमोहन रेड्डी जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में तथा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, और हाल ही में जगमोहन मल्होत्रा जी का भी निधन हो गया है। वहीं पर यदि हम बात करें कि मानस बिहारी वर्मा वैज्ञानिक थे, यह DRDO के और तेजस विमान बनाने में लाइट कॉम्बैट इमरजेंसी इंडेक्स या लाइट कॉम्बैट जो एक इमरजेंसी विमान था, इसको बनाने में काफ़ी सहायता की थी मानस बिहारी जी ने, और इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका भी निभाई थी। यदि हम बात करें हाल ही में 6 मई 2021 को चौधरी अजीत सिंह का भी निधन हुआ है, और कोविड-19 के चलते चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हुआ था, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता तथा केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यरत थे। आशा करता हूं आपको सारे के सारे फैक्ट समझ आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए खाने पीने की कुछ बातें करते हैं। तो प्रतिवर्ष इंटरनेशनल नो नाइट या नो डाइट डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मई। इसका प्रतीक हल्का नीला रिबन है। यह शरीर की स्वीकृति को वार्षिक उत्सव है जिसमें वसा, स्वीकृति और शरीर के आकार को विविधता शामिल है। यानी इसका मतलब है हमारे शरीर को उसी तरह अपनाना है जैसे वो और अपने वजन को अपनाता है। शरीर के आकार और स्वस्थ और सक्रिय होने के बारे में कम चिंता करना है। यह दिन किसी भी आकार में स्वस्थ पर ध्यान देने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है और डाइटिंग के संभावित खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सफलता की आनुवंशिकता के लिए बनाया जाता है। नो डाइटिंग डे, तो यह डाइटिंग से होने वाली परेशानियों को बढ़ावा या कम करने के लिए मनाया जाता है। नो डाइट डे प्रत्येक 6 अप्रैल या 6 मई को बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मई को बनाया जाता है नो डाइट डे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज से आपको याद रखना है कि डाइट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं। हाल ही में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में किस सिंगर को आइकन अवार्ड 2021 दिया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइकन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, वह है सिंगर पिंक। सिंगर पिंक को हाल ही में इन्हें इस आइकन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सिंगर पिंक को 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह म्यूजिक अवार्ड है जो से किसे सम्मानित किया गया है? तो पिंक या सिंगर पिंक को इसे प्रदान किया गया है। यह क्यों प्रदान किया जाता है? तो इस पुरस्कार का उद्देश्य उन कलाकारों को सम्मानित करना है जिन्होंने बिलबोर्ड चार्ट पर सफलता हासिल की है और संगीत के क्षेत्र में बढ़िया कार्य किए हैं। यदि हम बात करें मारिया कैरी, तो यह पिछले सम्मानित में शामिल हैं। वहीं पर पिछली बार जो सम्मानित किए गए हैं वह तीनों हैं मारिया कैरी, प्रिंस जेनिफर और नील डायमंड।
इन तीनों को यह पहले मिल चुका है। इसके साथ ही ग्राथ बुक्स को भी इसमें शामिल किया गया था और 2021 में यह आइकन अवार्ड सिंगर पिंक को दिया गया है। ये हैं सिंगर पिंक, जो कि अमेरिका की गायक हैं और हाल ही में इन्हें बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में सिंगर आइकन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको टिक करना है इंपॉर्टेंट। हाल ही में किससे भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यदि हम बात करें कि R.M. सुंदरम यानी कि रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस उन्नति से पहले वह संस्थान के सफल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक या जैव प्रौद्योगिकी के रूप में नियुक्त थे। वह चावल जैव प्रौद्योगिकी, आणविक प्रजनन और जीनोमिक्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे से वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत थे। इनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए 160 से अधिक शोध पत्र हैं और हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि उड़ीसा कटक में स्थित है, और इनका हाल ही में इसे निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है, रमन मीनाक्षी सुंदरम, या और शॉर्ट में हम कह सकते हैं R.M. सुंदरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा R.M. सुंदरम। ये हैं R.M. सुंदरम जी, जिन्हें हाल ही में भारतीय चावल अनुसंधान उड़ीसा कटक में स्थित है और इसके हाल ही में ये वैज्ञानिक या निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। जैसा कि आपको पता है कि S&P ने FY22 के लिए भारत की GDP का कितने प्रतिशत अनुमान संशोधन किया है? यानी कि यदि हम बात करें कि अमेरिका में स्थित है S&P यानी ग्लोबल रेटिंग से वित्त 2021-22 में, यानी जो कि अभी चल रहा है वित्त वर्ष 2021-22 में, इसने FY2000 या FY2020 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के GDP विकास दर को घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 9.8% इसे कर दिया गया है। इससे पहले यदि हम बात करें तो इसमें जो था वह 11% था और इसे अब घटाकर कितना कर दिया है? तो 9.8% कर दिया है। अमेरिका में स्थित रेटिंग एजेंसी ने मार्च में अर्थव्यवस्था को तेजी से पुनः खोलने और राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण वित्तीय वर्ष 2021 मार्च 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान प्रतिशत 11% लगाया था, जो कि अब घटकर कितना हो गया है? तो 9.8% हो गया है। तो यह GDP से कुछ क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। पूछा गया है कि हाल ही में किसने हेल्थ केयर के लिए 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो यदि हम बात करें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, चिकित्सा उपकरण और अस्पतालों संबंधित क्षेत्र जैसी संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज यानी टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। और भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आर्थिक तनाव के बीच आपातकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा तक पहुंचने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की नई ऑन टैप विशेष तरलता सुविधा बैंकों को रेपो दर के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक सुविधा के तहत यदि हम बात करें कि 31 मार्च 2022 तक ऋण दे सकते हैं और यह कोविड ऋण 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसका भुगतान आप प्राथमिक क्षेत्र के क्षेत्र में वर्गीकृत करके कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI ने हाल ही में 50,000 करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है।
जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, तो यह योजना आरबीआई के द्वारा चलाई जा रही है और ये हैं प्रेजेंट टाइम में भारतीय गवर्नर शक्तिकांत दास। यदि हम आरबीआई से जुड़े संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करें तो आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, जो कि यंग हिल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कर दी गई, जिसके पहले गवर्नर बनाए गए थे ऑसबॉर्न स्मिथ तथा इसमें पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। और प्रेजेंट टाइम में यदि हम इसके गवर्नर की बात करें तो ये हैं शक्तिकांत दास, और इनसे पहले 24वें नंबर के जो गवर्नर थे वह उर्जित आर पटेल थे। इसी के साथ यदि हम हेडक्वार्टर की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में मुंबई में स्थित है, जबकि इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित था। तो ये कुछ प्रमुख फैक्ट आपको आरबीआई से संबंधित थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। यदि वीडियो पसंद आ रही हो और आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर की क्लास में आपके लिए इसी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पर भी। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन में भारत और किस देश की तरफ से रखा गया वैक्सीन पेटेंट छूट के प्रस्ताव को अमेरिका ने समर्थित किया है? तो यदि हम बात करें WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी, जिसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 164 इसमें सदस्य देश हैं और 164वां देश है इसका अफगानिस्तान। यदि हम बात करें कि हाल ही में WTO की पहली महिला निदेशक या पहली महिला हेड के रूप में जो नामित की गई थी वह थी नागोजी ओंकाजा-इवेला। इसे आपको याद रखना है, नागोजी ओंकाजा-इवेला इस WTO की यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जो कि साउथ अफ्रीका नाइजीरिया में स्थित एक देश की रहने वाली हैं। यदि हम बात करें कि इसी के द्वारा भारत और किस देश की तरफ से वैक्सीन के लिए पेटेंट की छूट के प्रस्ताव को अमेरिका ने समर्थित किया है? यदि हम बात करें कि सबसे बड़ा समर्थक पेटेंट का वो है अमेरिका, और अमेरिका ने हाल ही में एक वैक्सीन के लिए पेटेंट की छूट के लिए समर्थित किया है और इसमें सहमति बनाई है तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने। यानी हम बात करें कि पेटेंट क्या होता है, तो यह 20 वर्षों के लिए किसी भी वस्तु पर दिया जाता है और इसकी वजह से उस वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका नहीं चाहता है कि उनकी वैक्सीन पर यह पेटेंट दिया जाए और इस वैक्सीन की दवा का रेट बढ़ जाए। तो इस बात का जो समर्थन किया है वह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने किया है और इस पेटेंट ना रखने के लिए समर्थन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और भारत, क्योंकि पेटेंट बढ़ने से हमें पता है कि रुपए बढ़ जाते हैं, इसलिए पेटेंट ना देने का समर्थन USA ने कर दिया है। तो यह आपको क्वेश्चन याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ये है वैक्सीन जिस पर इस पेटेंट को देने से मना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में पर्वत धारा योजना आरंभ की गई है? तो जैसा कि हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में इस योजना को स्टार्ट किया गया है। यह पर्वत धारा योजना क्या है? तो किसी भी जल स्रोतों का संरक्षण करना, यानी कि यदि हम बात करें तालाब, डैम तथा अन्य किसी जल से भरे स्रोत का संरक्षण करना, उसकी देखभाल करना तथा उसके पानी को सही तरीके से रखना, और इसी के साथ इसमें पौधारोपण तथा ग्राउंड वाटर की देखरेख के लिए भी इस पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया गया है। और यह कहाँ पर किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करें कि 2020 का जो पंचायत पुरस्कार था वह भी किसे दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को ही यह दिया गया था।
और यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हैं, तो जयराम ठाकुर जी यहाँ के प्रेजेंट टाइम में जो वो हैं सीएम हैं। वहीं पर यदि हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है ई पंचायत पुरस्कार, और ई पंचायत पुरस्कार यह यहाँ पर दिया गया था। और NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लागू करने के लिए पहला राज्य था वह था हिमाचल प्रदेश। तो यह क्वेश्चन भी आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखने हैं। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा म्यूकोरमाइकोसिस यानी एक हाल ही में कोविड-19 के कारण फैलने वाला फंगस इन्फेक्शन है। यानी जब व्यक्ति कोरोना से सही हो जाता है तो उसे एक फंगस नामक इन्फेक्शन होने रहा है, जो कि अहमदाबाद मुंबई में देखी गई इस घटना के कारण काफ़ी भयावह स्थिति है। इसमें आँख से संबंधित रोग हो जाता है और इसमें लगभग 50% व्यक्ति की मौत के चांस रहते हैं। तो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सही होने वाले लोगों में यह रोग देखा जा रहा है और सर्वाधिक अहमदाबाद, गुजरात और मुंबई, महाराष्ट्र में यह देखा जा रहा है। यदि हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से आँख की पुतली बाहर आ जाती है और कई प्रकार के फंगस से होने वाले रोगों के लिए यह उत्तरदायी हो रहा है। तो इस बीमारी का नाम है वह है माइकोकोरमाइकोसिस। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको इसे याद रखना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहीं तक। आज के क्वेश्चन यदि आपको पसंद आए हों और आप यदि वीडियो पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।